हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल ये वीडियो नहीं मिल पाई थी क्योंकि कल नेटवर्क का इश्यू था। परसों जो मतलब आंधी वगैरह आई थी उसकी वजह से वाईफाई नहीं चल रहा था और तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, गुप्त उत्तरकाल कह लो और वर्धन वंश। ये दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड रहेंगे। 647 ईस्वी तक का जो भी इतिहास के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने गुप्ता पीरियड को देखा है और बहुत अच्छा लेक्चर है वो, उसको प्लीज़ मिस मत करिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वहाँ से जो पेपर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हिंदी की एनसीईआरटी, यकीन मानिएगा वो क्वेश्चन जो आपको जैसे आप कोई बुक ले आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उनमें बहुत कम मिलेंगे। एनसीईआरटी में वो सारा डेटा है। अगर आपने हिंदी की वो वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। पहली वीडियो है भाषा, बोली और लिपि की। सेकंड आपको वर्ण विचार का टॉपिक मिलेगा। जितने भी टॉपिक होंगे एनसीईआरटी बुक में वो मैं सारे कंप्लीट करवा के आपको दे दूँगी। ठीक है, तो सेकंड वीडियो मैं आज शाम को या कल सुबह आपको मिल जाएगी, और हो सकता है आज ही मिल जाए। ये आज हम कर रहे हैं अभी जीएस का पोर्शन, शाम को मैं आपको हिंदी की दे दूँगी। लेकिन हिंदी की फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पे। मतलब क्वेश्चन नहीं है, वो थ्योरी है पूरी। ठीक है, वहाँ से वो चैप्टर कंप्लीट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं ईजिली। स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, थानेसर में वृद्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? वृद्धन वंश पूछे या पुष्यभूति वंश पूछे, दोनों का ही एक ही जवाब होगा, पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वर्धन जो है इन्होंने स्थापना की थी पुष्यभूति वंश की। हो सकता है ये दोनों मिलते जुलते नाम है तो ये ना पूछे, वर्धन वंश पूछ ले तो भी याद रखना पुष्यभूति वर्धन ने। नेक्स्ट आपको मिलान करना है। अब मिलान में क्या है कि भाई देखो, वर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? मोखरी राज्य की राजधानी कौन थी? वाकाटक की क्या थी और मैत्रक की क्या थी? ये इधर राज्य हैं और इधर आपकी राजधानी है। अगर वर्धन राज्य की राजधानी पूछे तो थानेश्वर, जिसे स्थानेश्वर भी कहते हैं, ये कुरुक्षेत्र में जगह है, आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। मोखरी जो राज्य है उसकी राजधानी थी कन्नौज, वाकाटक की थी पुरिका और मैत्रक की थी वल्लभी। याद रखिएगा, वर्धन की थानेश्वर, मोखरी की कन्नौज, वाकाटक की पुरिका और मैत्रक की वल्लभी। नेक्स्ट यहाँ पर राजवंश है और इनकी स्थापना किसने की थी? अगर वर्धन वंश की बात करें, अभी हम पढ़ के भी आए हैं, पुष्यभूति वर्धन ने की थी, तो ये आ जाएगा 4 पे। ठीक है, उसके बाद मोखरी वंश की पूछे तो मोखरी वंश की जो स्थापना की थी, मोखरी राजवंश के जो संस्थापक थे वो रहे थे ईशान वर्मा। अगर वाकाटक के बारे में बात की जाए, वाकाटक राजवंश के जो संस्थापक रहे थे वो रहे थे विंध्य शक्ति, और मैत्रक वंश के रहे थे आपके भटार्क। याद रखिएगा, वर्धन वंश के पुष्यभूति, मोखरी के आपके ईशान वर्मा, वाकाटक के विंध्य शक्ति और मैत्रक के आपके भटार्क। अगर ऐसे आ जाता है मिलान करना तो आप कर सकते हैं इजीली। 4 2 3 1। कंदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? अगर कंदम राज्य की स्थापना पूछे किसने की तो मयूर शर्मन ने की, और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? वैजंती कह लो या वनवासी कह लो, वैजंती आ जाए या वनवासी आ जाए, इन दोनों में से एक कोई भी आ जाए तो आपको जो टिक करना है वो इसी को करना है। मयूर शर्मन ने कंदम राज्य की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी बनाया वैजंती या वनवासी को। निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ये थे हमारे हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन से याद रखिए, ह से हर्ष और है से ह्वेनसांग। ठीक है, तो ह्वेनसांग जो है वो चीन का था और ये तीर्थ यात्री आया था हर्षवर्धन के समय में। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय और इसको पराजित किया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने चोल नहीं कहेंगे, चालुक्य वंश के जो राजा थे पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? मौर्य एम्पायर या मौर्य साम्राज्य अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा था, मतलब एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था और लगभग उसने पूरे भारत को जीत लिया था, अपने अधीन कर लिया था। तो द्वितीय अशोक, वो एक तो मौर्य साम्राज्य के अशोक और द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ये हर्षवर्धन के थे।
बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि थे। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? मतलब हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था इसकी जानकारी मिलती है हमें ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, ऐरन अभिलेख किससे संबंधित था? भानुगुप्त से। प्रतापशाली, हुण, हरिण, केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसने धारण की थी? तो प्रतापशील भी, हुणशरीन, केसरी भी और महाराजा धीराज ये उपाधियां ली थी प्रभाकर वर्धन ने। वर्धन वंश के ही राजा थे ये। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पे स्थानांतरित की थी? ये की थी कन्नौज में। याद रखिएगा, पहले थानेश्वर या स्थानेश्वर कह लो, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, उसके बाद इन्होंने स्थानांतरित कर दी थी कन्नौज में। सकलोत्रापतनाथ किसे कहा गया है? सकलोत्रापतनाथ कहा गया है हर्षवर्धन को, ऑप्शन नंबर बी। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो हेनसांग आए थे भाई हर्षवर्धन के दरबार में और इनके काल में शिलादित्य कहा इन्होंने हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पूर्ण गठन किसने किया? गुप्त वंश का पतन हो चुका था और उसके बाद जब वर्धन वंश आया तो उत्तर भारत में बड़े भाग का पूर्ण गठन किया हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? मतलब इस तरफ तो हर्ष थे और दूसरी तरफ बंगाल में कौन से शासक थे जो राजा थे? तो वो थे हमारे शशांक। याद रखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन से बात करें तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ये नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड और किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हरा दिया था इन्होंने? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी कहाँ पर है? हमारी मध्य प्रदेश में। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। इन्होंने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित कर लिया था, स्थानांतरित कर लिया था। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? ये लिखी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे किया करता था? तो ये किया करता था प्रयाग, उत्तर प्रदेश में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है? ये हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किससे हुआ था? ये हुआ था मोखरी के जो नरेश थे, राजा थे, ग्रहवर्मा से। हर्षवर्धन के अग्रज होते हैं बड़े और अनुज होते हैं छोटे। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? तो ये की थी गौड़ नरेश शशांक ने, जो कंटेम्परेरी राजा भी थे। शशांक अभी हम पढ़ के आए बंगाल में। तो हर्षवर्धन के जो बड़े थे राज्यवर्धन सेकंड या अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या की थी गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ये क्वेश्चन बहुत आता है। जब उनका राज्यारोहण हुआ था 606 ईस्वी में, जब वो बैठे थे पदवी पर या राजा की उपाधि जब ली थी, तो उसके बाद इन्होंने हर्ष संवत की स्थापना की थी, उसके उपलक्ष्य में, बाद में नहीं, उसके उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया था? तो हर्षवर्धन। कन्नौज किस स्टेट में है? ये यूपी में पड़ता है। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? जब हेनसांग आए थे हर्षवर्धन के दरबार में, तो भारत जब आए थे और इन्होंने यात्रा की थी, तो उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन का, प्रोडक्शन का सबसे जो फेमस जो सिटी था वो रहा था मथुरा। मथुरा जो कि यूपी में है। कवि बाणभट्ट निवासी कहाँ का था? ये थानेश्वर का। थानेश्वर है हरियाणा में और कुरुक्षेत्र में। हरियाणा मतलब हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। नागानंद का रचनाकार कौन है? नागानंद लिखी है हर्षवर्धन ने। बाणभट्ट ने लिखी है कादम्बरी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ पे? कन्नौज और प्रयाग में। ये भी याद रखिएगा। इनकी धार्मिक सभाएं कहाँ पे होती थी? प्रयाग में। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन नाटकों के रचनाकार, ये नाटक हैं। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार हैं हमारे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को ये हर्षवर्धन ने पराजित किया था। द्वितीय अशोक भी बोला गया है इनको। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य लक्ष्य क्या है या मुख्य कारण क्या है? तो हेनसांग को याद किया जाता है, इन्होंने सीयू की रचना की है और इन्होंने हर्षवर्धन के राज दरबार के बारे में बताया भी है। उन्हीं के शासनकाल में ये भारत आए थे। द्वितीय अशोक भी बोला है इनको। तो हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन सेकंड कहाँ का शासक था? मतलब इनके पूरे विजय जीवन में एकमात्र ऐसा जिसने हर्षवर्धन को हरा दिया था, नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। और ये कहाँ का राजा था? पुलकेशिन द्वितीय। ये था बादामी या वातापी बोल लो।
हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? ये था ध्रुवसेन सेकंड। पहले शादी ऐसे भी कर देते थे कि भाई देखो, मान लो किसी राज्य में शासन करना मुश्किल हो पा रहा है और वहाँ का जो राजा है वो भी संधि करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो अपनी बेटे की शादी कर देते थे या खुद वहाँ की राजकुमारी से शादी कर लेते थे। तो क्या हो जाता था? समझौता हो जाता था। तो ध्यान रखिएगा, इनकी पुत्री थी वल्लभी, नाम था उनका वल्लभी, और इनकी जहाँ पे शादी हुई थी ध्रुवसेन सेकंड, ये एक कूटनीतिक विवाह था, मतलब अपनी एक चाल थी इनकी। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? ये भेजा था हर्षवर्धन ने। 606 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हो गया था। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत गया। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ और उसे विस्तार से वर्णन किया? ये थे वांग हवेन तसे। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन ने चीनी सम्राट ताइतसुंग के पास एक राजदूत भेजा और उन्होंने क्या मांगा कि भाई हमारे यहाँ पर 3 चीनी मिशनरी भेज दीजिए। एक जो मिशनरी था, एक जो राजदूत था, वो पहुंचा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, और ये मृत्यु के बाद की जो घटना का उल्लेख किया, ये किसने किया? ये वांग हवेन तसे ने किया। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा गया है? ये कहा गया है हेनसांग को। ठीक है, शाक्य वंश के कौन थे? हमारे महात्मा बुद्ध भी थे, याद रखिए। वैसे तो क्षत्रिय वंश थे और शाक्य वर्ग में सम्मिलित थे वो, वैसे वे क्षत्रिय वंश के थे। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहे? यहाँ पे ये रहे 14 साल। हेनसांग के सम्मानार्थ और एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया? तो इन्होंने कराया कन्नौज में, हेनसांग के सम्मान में। और महायान हीनयान, जो कि बौद्ध धर्म के 2 टुकड़े हो गए थे, महायान हीनयान, इसके प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने एक महासभा कराई 643 ईस्वी में, और ये कराई कन्नौज में। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, ये जाता है हमारा हर्षवर्धन को। कुंभ मेला नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? यही तो थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, मतलब एक विजेता को हरा दिया था। कोई भी युद्ध नहीं आ रहे थे हर्षवर्धन, लेकिन पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था, हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी? तो ये मतलब 100 गांव दे दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय को, तो ये दिए थे हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट हमें मिलान करना है, और ये है रचना और ये है रचनाकार। 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आपको पता है हर्षचरित कह लो या कादम्बरी कह लो, ये लिखी थी बाणभट्ट ने। नीति दशक, श्रृंगार दशक या भक्ति दशक, ये याद रखिएगा भर्तृहरि, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सबके पीछे शतक है, दशक नहीं है, सॉरी। नीति शतक, श्रृंगार शतक या भक्ति शतक, ये भर्तृहरि ने लिखी। सूर्य शतक जो लिखी वो लिखी मयूर ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये लिखी थी हमारे हर्षवर्धन ने। तो हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने, नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक भर्तृहरि ने, और सूर्य शतक मयूर ने, और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं थे? बाणभट्ट, कालिदास, भर्तृहरि या मयूर? तो ये देखो, बाणभट्ट भी थे, भर्तृहरि भी थे, मयूर भी थे। जिसने सूर्य शतक लिखी, इन्होंने क्या लिखी? अभी आया था नाग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक लिखी, और बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी। तो कालिदास नहीं थे इनके कंटेम्परेरी या इनके दरबार में। ठीक है। हर्षवर्धन ने किस नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया? हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया। इन्होंने कोई भी अपने शासन में अपनी नई प्रणाली को नहीं उपजा, मतलब नई प्रणाली नहीं चलाई, और इन्होंने गुप्त शासन प्रणाली में ही कुछ अमेंडमेंट कर दिए, कुछ सुधार कर दिए। तो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब ये सुमेलित देखो, सारे सही हैं। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाथ महासेनापति, और कुंतल जो थे वो सेनापति थे अश्वसेना के, घोड़ों की सेना के। तो अवंती जो है हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री थे, सिंहनाथ महासेनापति थे, और कुंतल जो थे वो यहाँ पर क्या थे? सेनापति थे अश्वसेना के। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, ये कहा था चीनी यात्री हेनसांग ने। भारतीयों का कह रही हूँ, यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है इनको। अग्रहार का अर्थ क्या होता है? अग्रहार का अर्थ होता है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, मतलब उस भूमि पर जो ब्राह्मण होंगे वो कुछ भी करें उनको टैक्स नहीं देना होगा। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग क्यों होता था? तो ये होता था घंटी यंत्र या फिर तुला मापने की जो यंत्र था, खेत की सिंचाई के लिए इसका यूज किया जाता था। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या है? एरीपत्ती का अर्थ होता है जलाशय की भूमि। जलाशय मतलब जहाँ पे जोहड़, तालाब ये वगैरह बन सकते हैं, तो दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ होता है जलाशय की भूमि। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व की सीमा 1/6 से 1/10 थी। देख लो कितनी उनको कर देना पड़ता था, 1/6 से 1/10। मोखरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो मोखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। सियुकी नामक यात्रा विवरण इनमें से किससे जुड़ा है? सियुकी जो यहाँ पे है ये हेनसांग, ये वहेन मत सोच लेना, ये हेनसांग ही है, ठीक है। हेनत्सांग बोल लो। हेनसांग ने सियुकी की रचना की थी, इसीलिए इनको आज भी याद किया जाता है, ठीक है जी। याद रखिएगा 55 ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। और नेक्स्ट हम करेंगे मिसलेनियस, जो कि प्राचीन भारत से जितने भी मिसलेनियस जो क्वेश्चन बनेंगे, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको मिलते रहेंगे, आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिएगा। आई थिंक इसके बाद यह एंशिएंट खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका मध्यकाल आ जाएगा, पूर्व मध्यकाल, जिसमें राजपूत काल के बारे में बात करेंगे। तो देखो इसमें फिर आपके ये आ जाएंगे अरबों के जो आक्रमण होते हैं, मोहम्मद बिन कासिम आ जाएगा, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये वाला चैप्टर कल करा दूंगी, आज ये वाला चैप्टर आप कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक करिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।